आज के इस क्लास में हम आप सब के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेकर के आए हैं, जो कि मेजर 6 का है, पॉलिटिकल साइंस बीए 4th सेमेस्टर। मेजर 6 में जितना भी टॉपिक बच गया था वो सारे टॉपिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज मेजर 6 आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास में मेजर 5 में जो टॉपिक बच गया था वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेजर 7 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास को रोज अटेंड करने आया कीजिए ताकि आपको भी पता लगते रहे कि क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, कौन कौन सा टॉपिक पे पढ़ाई हो चुका है। तो चलिए हम पहले आपको दिखा देते हैं कि ये है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का प्रमुख सिद्धांत किस विद्वान से जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। तो अगले सवाल पे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर जितना भी क्लास लिया जाता है उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। डेली उसमें आपका वीडियो ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्बर्ट साइमन ने निर्माण को किस रूप में परिभाषित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चुनना। अगला सवाल है आपका, डिसीजन मेकिंग में पहला चरण क्या है? तो डिसीजन मेकिंग में पहला चरण है समस्या की पहचान करना। अगला सवाल है, बाउंडेड रेशनलिटी का क्या अर्थ है? तो बाउंडेड रेशनलिटी का मतलब होता है निर्णय पर सीमाओं का प्रभाव होता है। निर्णय पर सीमाओं का प्रभाव होता है। अगला सवाल है आपका, इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग किसने दिया था? तो वो दिया था चार्ल्स लिंडब्लॉम ने। भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है आपका, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो लोकसभा में किया जाता है। बजट में कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो होते हैं परंपरागत बजट, प्रदर्शन आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, ये तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका, जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी P.Y. पायरे। भारत में वित्तीय वर्ष किस अवधि को कहा जाता है? अप्रैल से मार्च। अगला सवाल है आपका, भारत में संविधान में CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 148। CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है आपका, CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। अगला सवाल है आपका, CAG किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं संसद के। अगला सवाल है आपका, भारत का प्रथम CAG कौन था? तो वो है V. नरहरि राव। अगला सवाल है, प्रशासन में इंटीग्रिटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ईमानदारी और निष्ठा। गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है जवाबदेही। अगला सवाल है, प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है? तो वो है पारदर्शिता। अगला सवाल है आपका, कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है? तो वह है अधिकारियों के आचरण से। अगला सवाल है, इंटीग्रिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सेवा भाव और ईमानदारी लाना। अगला सवाल है, नागरिक शिकायत निवारण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना।
भारत में सबसे ज़्यादा शिकायतें किससे जुड़ी होती है? तो वो होती है प्रशासनिक कार्यों में देरी। सबसे ज़्यादा समस्या भारत में इसी का है। नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली को और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ओम्बड्समैन प्रणाली। अगला सवाल है आपका, नागरिक शिकायत निवारण का एक आधुनिक तरीका क्या है? तो वो है लोकपाल और लोकायुक्त। अगला सवाल है आपका आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो शिकायत निवारण में आरटीआई का योगदान क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा अपना सूचना प्राप्त करना, पारदर्शिता लाना। अगला सवाल है ओम्बड्समैन प्रणाली की शुरुआत किस देश में हुई थी? वो हुई थी स्वीडन में। अगला सवाल है आपका, भारत में ओम्बड्समैन प्रणाली का रूप क्या है? तो वो है लोकपाल और लोकायुक्त। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 2013। याद रखना है 2013 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, लोकपाल किस स्तर की शिकायतों की जांच करता है? तो वो करता है उच्च पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध। अगला सवाल है, लोकायुक्त किस स्तर पर कार्य करता है? तो वो करता है राज्य स्तर पर। अगला सवाल है, भारत में बजट किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो वो है 112 अनुच्छेद। अगला सवाल है आपका, चार्ज एक्सपेंडिचर किस पर लागू होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का वेतन, इसी पे लागू होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। हम रोज क्लास लेकर के आते हैं, फिर भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, और इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड नहीं करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, तभी हम क्लास लेकर के आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पाए। अगला सवाल है आपका, इस क्लास में हम करीब 70 से भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सवाल है आपका, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अगला सवाल है, भारत का सीएजी किस प्रकार का अधिकारी है? तो वो है स्वतंत्र संवैधानिक अधिकारी। अगला सवाल है आपका, सीएजी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो वो सौंपी जाती है संसद को। इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग किसने दिया था? वो दिया था चार्ल्स लिंडब्लॉम। अगला सवाल है आपका, गुड गवर्नेंस का एक मुख्य तत्व कौन सा है? वो है पारदर्शिता। लोकपाल शब्द किस भाषा से आया है? तो वो है हिंदी। अगला सवाल है, पहला लोकायुक्त किस राज्य ने नियुक्त किया था? तो वो किया था महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने किया था? तो वो किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं चयन समिति। अगला सवाल है आपका, रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल किस पर आधारित है? तो वो है आपका तर्क और जानकारी। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला चरण क्या है? तो वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगला चरण है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगला सवाल है आपका, डिसीजन मेकिंग का कौन सा मॉडल संतोषजनक निर्णय, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेटिस्फाइंग, पर आधारित है? संतोषजनक पर आधारित है, तो वो कौन है? वो है बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल। अगला सवाल है आपका, गार्बेज कैन मॉडल किस प्रकार के संगठनों पर लागू होता है? तो वो होता है अनिश्चित या फिर अराजक संगठन पे लागू होता है। अगला सवाल है आपका, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण है एवोल्यूशन एंड फीडबैक। एवोल्यूशन और फीडबैक। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था 1860 में। अगला सवाल है आपका, 2017 से पहले रेलवे बजट को अलग प्रस्तुत किया जाता था,
बाद में किसके साथ मिला दिया गया? तो बाद में मिलाया गया सामान्य बजट के साथ। तो अगला सवाल है, बजट में रेवेन्यू डिफिसिट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राजस्व खर्च राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना। राजस्व खर्च राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना। अगला सवाल है आपका, फिस्कल डिफिसिट किससे दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कुल खर्च और कुल प्राप्ति का अंतर। अगला सवाल है आपका, जीरो बेस्ड बजटिंग भारत में किस योजना के दौरान अपनाई गई? तो वो अपनाया गया छठी योजना के दौरान। अगला सवाल है आपका, सीएजी किसे नियंत्रित नहीं करता? वो नियंत्रित नहीं करता है स्थानीय निकाय को। सीएजी का कार्य क्या है? तो सीएजी का कार्य है सरकारी लेखों का लेखा परीक्षण करना। अगला सवाल है, सीएजी किस प्रकार का ऑडिट करता है? तो वो करता है ये तीनों को, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट और फिनेंशियल ऑडिट, तीनों को ऑडिट करता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सीएजी की रिपोर्ट पर संसद में विचार करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होती है? तो वो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला सवाल है, भारत में इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सीएजी जिन्होंने 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ स्कैम उजागर किए, कौन थे वो? तो वो थे विनोद राय। याद रखना है, वो थे विनोद राय। अगला सवाल है आपका, प्रशासन में एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है ईमानदारी और पारदर्शिता। अगला सवाल है, नोलन कमेटी 1994 ब्रिटेन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सार्वजनिक जीवन में मानक और नैतिकता, इसी से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC कब स्थापित किया गया? तो किया गया था 1964। याद रखना है, CVC का ये फुल फॉर्म है, 1 मिनट, यह है CVC का फुल फॉर्म, इसको भी याद रखना है। और कब किया गया? तो इसको भी याद रखना है। CVC किस प्रकार की संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था। अगला सवाल है आपका, प्रशासन में इंटीग्रिटी को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रसिद्ध है? तो वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष लाया गया था? तो वो लाया गया था 1968। अगला सवाल है आपका, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की नियुक्ति किस समिति द्वारा की जाती है? तो किया जाता है चयन समिति के द्वारा। अगला सवाल है, चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, CJI या उनकी प्रतिनिधि या फिर उनका प्रतिनिधि, ये सभी लोग शामिल होते हैं इसमें। अगला सवाल है आपका, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है सिर्फ 5 वर्ष के लिए। लोकपाल किस पदाधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकता है? तो वो कर सकता है प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला लोकपाल कौन बने? तो बने थे पिनाकी चंद्र घोष। लोकायुक्त राज्य स्तर पर किसके विरुद्ध जांच कर सकता है? तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के विरुद्ध जांच कर सकता है। अगला सवाल है आपका, महाराष्ट्र ने लोकायुक्त प्रणाली कब स्थापित की थी? तो वो की थी 1971 में। अगला सवाल है आपका, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 8। एक अध्यक्ष है प्लस में 8 अधिकतम सदस्य, 8 सदस्य। अगला सवाल है आपका, और आज के इस क्लास का आखिरी सवाल है,
तो क्लास को एंड करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपके लिए ही सवाल ढूंढ कर लाते हैं, इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है। तो चलिए इस सवाल को भी हम कर लेते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना और नागरिक शिकायत निवारण करना। तो ये था आपका आखिरी सवाल। और कुछ, हाँ, तो हम बोले थे आपसे कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें, तो वो है आपका, 1 मिनट दिखा देते हैं आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाइएगा। हाँ, तो ये है आपका वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है सब। इसका आंसर आपको लिखना है, गूगल करके लिख लीजिए, या फिर अगर आप मेजर 6 का क्लास किए होंगे तो वहाँ से भी आप पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम मेजर 6 का भी क्लास करवाएंगे तो वहाँ से लिख लीजिएगा। या फिर प्रैक्टिस क्लास में भी इस क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा तो वहाँ पे हम बता देंगे, तो आप सब डेली क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए। तो ये है आपका कुछ 5 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कुछ और भी क्वेश्चन है, तो ये 5 क्वेश्चन और है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। इसका भी आंसर लिखना है कि एग्जाम में हो सकता है तो आ भी पूछ भी सकता है, इसीलिए आप सबको इसका आंसर ढूंढ करके अपने कॉपी में लिख लेना है। तो बस इतना ही था आज के इस क्लास में। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए हम एंड करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।